क्या वाकई बीजेपी की सरकार गिरने जा रही है? आप कहेंगे कि ऐसी खबरें बहुत आती है, लोग इस तरह की खबरें निकाल करके लाते हैं, झुठमुठ में खबर चला देते हैं कि किसी तरीके से लोगों को गुदगुदाया जाए, किसी तरीके से अपनी खबर पर फर्जी व्यूज लाए जाएं। होता कुछ नहीं है। अलग अलग समय पर बात चलती कि फलां जगह पर सरकार गिरने वाली है, फलां जगह पर सरकार गिरने वाली है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, वो खबर आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हवा में है। एक बैठक होती है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ की बैठक में एक दो नहीं बल्कि 12 विधायक पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में बीजेपी की सरकार में मंत्री आरती राव, उनके आवास पर यह बैठक हुई, और उनके साथ में कांग्रेस की एक विधायक जो कि उस इलाके से जीती हुई है, मंजू, वो भी पहुंच गई। और यह बैठक हुई है राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव के घर पर चंडीगढ़ में। और इस बैठक में, इस मीटिंग में कौन कौन विधायक पहुंचे, जरा एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। आरती राव जो कि राव इंद्रजीत की बेटी है, हरियाणा सरकार में मंत्री है, उनके घर पर, उनके आवास पर बैठक हुई। तो पहला नाम उन्हीं का है। दूसरा नाम सुनील सांगवान है, चरखी दादरी से, वो पहुंचे इस मीटिंग में। सुनील सांगवान जो है वो जेलर थे और तुरंत रिटायरमेंट ली थी चुनाव से ठीक पहले, महज कुछ दिन पहले रिटायरमेंट ली थी, और फिर उसके बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में राव इंद्रजीत ने ही शामिल करवाया, ये बताया जाता है, और उसके बाद में वो विधायक बन गए। उमेद पातुआस बाडड़ा, ये भी वहां पर पहुंचे। कंवर सिंह महेंद्रगढ़ से, ये भी पहुंचे डिनर के अंदर। ओम प्रकाश यादव नारनौल से, ये भी बैठक में पहुंचते हैं। बिमला चौधरी पटौदी से, ये बैठक में पहुंचती हैं। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से, ये भी बैठक में। अनिल यादव कोसली से, ये भी डिनर पॉलिटिक्स में। और डॉक्टर कृष्ण कुमार, वो भी, और उनके साथ में तेजपाल तंवर सोहाना से, मुकेश शर्मा गुरुग्राम से, और मंजू चौधरी, ये कांग्रेस के विधायक हैं नांगल चौधरी से, ये भी इस बैठक में थी। यानी कुल मिलाकर के ये जो अहिरवाल की 12 सीटें हैं, 12 के 12 विधायक, ये सारे के सारे पहुंच गए चंडीगढ़ में। और अब एक गणित बताया जा रहा है, ये गणित बताया जा रहा है, और इस गणित के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सरकार बन सकती। तो ये गणित क्या कहता है? ये गणित कहता है कि कांग्रेस के 37, मौजूदा वक्त में 37 विधायक हैं, वो अगर अपना समर्थन दे दे, अगर राव इंद्रजीत को कांग्रेस बिना शर्त समर्थन दे दे, तो यहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो। कांग्रेस के 37 और राव इंद्रजीत के 11 विधायक, और कुल 48 विधायक। हरियाणा में टोटल सीट है 90, जीत के लिए, बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 46। अभी किस किस के पास में कितनी सीटें वो आप देखिए। कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी जिसके पास में 48 सीटें अभी वर्तमान समय में है, पिछली बार से 8 ज्यादा आई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के जाटलैंड में एक उत्साह दिखाई दे रहा था, उसकी काट पूरी तरह से दक्षिण हरियाणा ने की। यानी दक्षिण हरियाणा, अहिरवाल का क्षेत्र, उसने कहा कि जाटलैंड को अगर जो है वो उठाया जाएगा तो अहिरवाल से हम मजबूत करेंगे, और उसी की वजह से बीजेपी की सरकार रिपीट हो पाई। कांग्रेस के 37 विधायक, पिछली बार से 6 ज्यादा, और आईएनएलडी के 2 विधायक, निर्दलीय 3। ये निर्दलीय 3, ये भी बीजेपी के पास में ये इनका समर्थन है। लेकिन अगर बाजी पलटती है तो फिर हो सकता है कि 3 भी मंत्री बनने के लिए आ जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन अब बयान निकल करके सामने आया राव इंद्रजीत का। भास्कर ने भी इस खबर को कवर किया है। राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी से हरियाणा में हलचल, 12 एमएलए चंडीगढ़ बुलाए, फिर कहा कि मुझे छेड़ने पर अनबन है, इसीलिए मुख्यमंत्री से नहीं बनी। अब इनका एक बयान भी आया, अभी ज्यादा दिन पहले नहीं, अभी महज 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री गए थे रेवाड़ी के अंदर, यानी जो राव साहब का क्षेत्र है, वहां पर गए थे, और वहां पर इन्होंने एक बयान भी दिया था। राव इंद्रजीत सिंह के घर पर एक डिनर पार्टी की खबरें सामने आई है, जिसने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी है। यह डिनर पार्टी 18 जून 2025 को उनकी बेटी आरती राव के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें दक्षिण हरियाणा के 12 विधायकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन को डिनर डिप्लोमेसी के रूप में देखा जा रहा है, और इसे लेकर के चर्चा है कि क्या यह एक सामान्य भोज था या इसका कोई राजनीतिक संदेश था। पार्टी में शामिल विधायकों में आरती राव, सुनील सांगवान, उमेश पातुआस, कंवर सिंह, ओम प्रकाश यादव, बिमला चौधरी, लक्ष्मण यादव, अनिल यादव, डॉक्टर
कृष्ण कुमार, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा और कांग्रेस की मंजू चौधरी शामिल थे। राव इंद्रजीत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, गुरुग्राम से सांसद हैं, ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस डिनर डिप पार्टी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि यह उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करने का प्रयास हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो है वो अब खबरें बहुत गर्म है और इस वक्त में चर्चा भी गर्म है कि क्या वाकई राव इंद्रजीत एक आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। क्या ये लड़ाई वाकई मुख्यमंत्री बनने के लिए है या ये लड़ाई अपनी साख के लिए है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी ने बैकफुट पर धकेल दिया है। वो मंत्री जरूर हैं, उनकी बेटी भी मंत्री है, लेकिन उनका वो इस वक्त में जलवा नहीं है जो कांग्रेस के समय पर होता था। कांग्रेस में भले ही ये आरोप लगाते थे कि आपने अहिरवाल के क्षेत्र को इग्नोर कर दिया है, लेकिन सीधे 24 अकबर रोड तक इनकी पहुंच थी, ये माना जाता है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी 15 जून को रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित रैली में आए थे। सीएम के मंच पर अहिरवाल के दिग्गज राव इंद्रजीत सिंह तीखे बोल रहे थे। राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम सैनी को कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है, हमारा काम कीजिए। तो ये जो बयान जो राव इंद्रजीत ने 15 दिन पहले दिया और जब कहा कि हमने सरकार बनाई है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि नायब सिंह सैनी की सरकार नहीं बन रही है। अब ये बात अलग है कि कोई उसमें कहे कि मशीनों में गड़बड़ करके बीजेपी जीती, या फिर जातियों को लेकर के जिस तरीके की राजनीति की गई उसमें बीजेपी ने जो है वो अपनी गाड़ी निकाल ली और कांग्रेस उसमें फंस गई। ये अलग अलग चर्चा हो सकती है, अलग अलग डिबेट हो सकती है। अब सवाल ये है कि राव इंद्रजीत कुछ करेंगे भी या फिर पानी के बुलबुले की तरह से उठ रहे हैं और बस कुछ देर के मेहमान हैं, उसके बाद में कुछ फ़ोन आएंगे, उसके बाद में चीज़ें ठीक हो जाएगी और कहा जाएगा कि नहीं राव साहब आपकी हमें ज़रूरत है। राव साहब को लेकर के बयान दिए जाएंगे और राव साहब वहीं पर पिघल जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा था कि हम किसी जाति की नहीं बल्कि 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है, इन सभी के विकास की में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह रिश्ता राजनीति का नहीं बल्कि दिल का है। अब नायब सिंह सैनी ने उस वक्त में जो बयान दिया, ऐसा लगा कि उनमें उस बयान में उनकी हेकड़ी, उनकी हनक दिखाई दे रही थी और एक पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री वो बोलता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि नायब सिंह सैनी वो ये बता रहे हैं कि नहीं, मैं पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री हूं, मैं कोई बैसाखी वाला या ऐसा नहीं कि आपके रहमो करम पर हूं। और उन्होंने जो बयान दिया कि हम सबके लिए सरकार में हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं है। राव साहब माना जाता है कि वो अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं, यादव बेल्ट में यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। ये भी कहा जाता है कि राव साहब जो हैं उनको मुसलमान भी वोट करते हैं। अभी कुछ समय पहले नूह मेवात में जब बवाल मचा था, उस वक्त में राव साहब ने एक इंटरव्यू दिया था बाकायदा और कहा था कि ये जो राजनीति हो रही है, आपको याद होगा बजरंगी के जरिए जिस तरीके के बयान निकल करके सामने आए थे। एक वो बिट्टू नाम करके एक लड़का था जिसने बवाल किया, अभी वो जेल में है। तो उस वक्त में जो गंदगी मचाने की कोशिश की गई नूह मेवात में, सांप्रदायिकता की राजनीति को हवा दी गई, राव साहब उससे बिल्कुल अलग खड़े थे। राव इंद्रजीत ने कहा कि हमें यह राजनीति पसंद नहीं है, इस इलाके में हमने कभी इस तरह की राजनीति ना की है और ना ऐसी राजनीति को हम बर्दाश्त करेंगे। दक्षिण हरियाणा में साल 2024 में वे विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 17 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस की झोली में 6 सीट आई। ऐसे में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा, खास करके अहिरवाल क्षेत्र की अहम भूमिका रही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों के हिसाब से चाहे 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करिए, चाहे 2019 के विधानसभा चुनाव की और चाहे अब 2024 के विधानसभा चुनाव की, ये बात सही है कि राव इंद्रजीत ने कभी बीजेपी को वहां से कमजोर नहीं होने दिया और सपना हमेशा यही था कि बीजेपी मुझे कभी आगे बढ़ाए। जब मनोहर लाल खट्टर का नंबर कटा, मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में भेजा गया, उस वक्त में भी चर्चा थी कि राव इंद्रजीत का मौका लगेगा, लेकिन राव इंद्रजीत को तब भी नहीं पूछा गया। और जब चुनाव चल रहे थे तो राव इंद्रजीत ने यह साफ कर दिया था कि या तो इस इलाके में टिकट मैं बांटूंगा या फिर मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। और बीजेपी को आखिरकार राव इंद्रजीत साहब के सामने झुकना पड़ा और टिकटें सारी की सारी, जो 12 आज विधायक गए हैं, ये राव इंद्रजीत के घर से टिकट आई थी
और इसीलिए राव इंद्रजीत के एक इशारे पर ये 12 विधायक इधर भी और उधर भी जा सकते हैं। लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, वो इस बात के लिए तैयार होंगे? हो भी सकता है, क्योंकि अभी आप ये मान करके चलिए कि सरकार के 4.5 साल बाकी है। 4.5 साल बहुत लंबा अरसा होता है। बीजेपी को 4.5 साल सत्ता से बाहर करना कांग्रेस के लिए कोई नुकसान, कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन फिर सवाल वही कि मोदी, शाह और सरकारी एजेंसियां, क्या वो वाकई इस बात की अनुमति दे देंगे या चुपचाप बैठ जाएंगे, खामोश हो जाएंगे और सब कुछ देखने लगेंगे? क्या ऑपरेशन लोटस जो बीजेपी करती थी, वो अब ऑपरेशन लोटस अब उन्हीं के साथ होगा? बाकी जो विधायक डिनर डिप्लोमेसी में गए, डिनर पार्टी में गए, डिनर डिप्लोमेसी जिसको बाद में नाम दिया गया, उन्होंने सबने यही कहा कि शिष्टाचार के साथ में भेंट हुई है, ऐसे कोई राजनीतिक तौर पर चर्चा नहीं हुई है। सब यही कहते हैं, कोई नहीं कहता कि हम वहां सरकार गिराने के लिए इकट्ठा हुए थे। बाद में फिर चीजें पता चलती है। लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात भी नहीं थी, ये मीटिंग भी हुई, और इस मीटिंग को इतने दिनों तक चुपचाप करके क्यों ठंडी आग के तरीके से नीचे रखा गया? क्यों अब जो है ये खबर निकल करके सामने आई? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। राव इंद्रजीत की अगर बात करें तो बहुत पुराने नेता है। उनके पिता राव बिरंदर, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और फिर उसके बाद में 1977 में 1977 में राव इंद्रजीत की एंट्री होती है राजनीति के अंदर। जाटूसाना कोसली से ये पहली बार 1977 में विधायक बनते हैं। लगातार 4 बार विधायक बने, और उसके बाद में 7 बार सांसद, और तीसरी बार अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। इलाके में पहुंच है, पैसे से, वोट से, हर तरीके से मजबूत है। ऐसे मजबूत विकेट को कोई भी गंवाना नहीं चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि कोई मजबूत विकेट उसका चला जाए। लेकिन क्या वाकई राव इंद्रजीत कुछ सेटलमेंट करके फिर खामोश हो जाएंगे? जो उनकी टसक है, और वैसे भी बीजेपी जो है किसी को पूछती नहीं है। मुझे याद आता है हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने रामविलास शर्मा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी, उनका टिकट काट दिया था। वो रोने लगे, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, और उनका पर्चा जो है वो वापसी करवाने के लिए राव इंद्रजीत खुद गए थे। और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी कुर्सी लगेगी तो इनकी भी कुर्सी लगेगी, और अगर इनकी कुर्सी नहीं लग रही तो मेरी कुर्सी नहीं लगेगी। तो राव इंद्रजीत एक ऐसे नाम है जो दिल्ली से शुरू करके आप राजनीति को पकड़ करके चलिए, दिल्ली से गुरुग्राम से रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ से नारनौल, और उधर फिर नारनौल से आप चरखी दादरी। ये पूरी अहिरवाल की बेल्ट, इस पूरी अहिरवाल की बेल्ट में राव इंद्रजीत का अभी भी नाम है, और उनकी चर्चा अभी भी है। तो क्या फिर ये माना जाए कि अब पत्ता कट चुका है? क्या ये माना जाए कि राव इंद्रजीत अगर आगे बढ़ते हैं तो उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी वो भी आगे बढ़ेगी? या अगर कहीं पर मुश्किल होती है तो फिर बीजेपी राव इंद्रजीत को मनाने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फाइल खोल करके बैठ जाएगी? क्योंकि उनका भी रॉबर्ट वाड्रा का केस, डीएलएफ का केस, बहुत सारे केस उनके ऊपर भी है। कांग्रेस को ही जो पीछे कर दिया जाए, हुड्डा खेमे को ही पीछे कर दिया जाए। और क्या हुड्डा इस बात को चाहेंगे कि राव इंद्रजीत वो इस चुनाव को जीत जाए और उसके बाद में अगला चुनाव? क्योंकि कोई भी आदमी अगर 4.5 साल मुख्यमंत्री रहेगा या सरकार चलाएगा तो एक पकड़ उसकी बन जाती है, और अगले बार के चुनाव में वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। क्योंकि अभी जो लड़ाई है कांग्रेस की, वो बीजेपी के साथ डायरेक्ट लड़ाई है। बीच में जो प्लेयर्स थे, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, इन सबको साइड में कर दिया गया। तो अब क्या हुड्डा ये चाहेंगे कि एक तीसरा प्लेयर और बन जाए मेरे सामने, त्रिकोणीय लड़ाई हो जाए? क्या त्रिकोणीय लड़ाई में हुड्डा को फायदा रहेगा? क्योंकि अगर त्रिकोणीय लड़ाई हो जाती है तो फिर वो हमेशा के लिए ही एक तीसरा एंगल हो जाएंगे। और बीजेपी जाटलैंड में वैसी कमजोर है, अहिरवाल क्षेत्र में अगर उसको राव इंद्रजीत कमजोर कर देते तो फिर बीजेपी के अपने आप में जो वोट हैं वो फिर खत्म हो जाएंगे। तो बहरहाल अभी भी इस बात को आप बड़ी खबर मान करके चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% यही होने वाला है, लेकिन राजनीति में कई बार बिल्कुल ऐसे समय पर जब कभी कोई उम्मीद भी ना हो, उस वक्त में भी चिंगारी लग जाती है। तो क्या ये चिंगारी शोले में बदलेगी,
ये चिंगारी सिर्फ अपना वजूद दिखाने के लिए, अपनी तपिश महसूस करवाने के लिए पैदा की गई है? देखते हैं क्या होता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।